लगभग 7 पुश्त पहले एक व्यक्ति आया था, जहाँ आज जंजैहली स्थित है, वहाँ से यहाँ आया था। उसका नाम था सिद्ध, तो हम कहलाते हैं सधेड़े। उसी तरह यहाँ 7 खानदान हैं, सभी लगभग आइत्रो बाहर से आए हुए हैं। मूल कोई रहा होगा। एक शब्द हमारे यहाँ है औंतरी। औंतरी उनको कहते हैं जिनके कोई आगे खानदान वंशज नहीं रहे हों। ऐसा भी हुआ है इतिहास में। तो ये हम नहीं जानते, लेकिन हम अपना खानदान का इतिहास यही है कि हम बाहर से आए हैं। ऐसा है कि आज स्थितियाँ कुछ और हैं। जिन दिनों जैसे जब हम दिल्ली पढ़ने गए, दिल्ली हमारे लिए बहुत बड़ा शहर, महानगर, इतनी भीड़। तो हम तो गांव से गए थे। गांव का जीवन सरल है, गांव में भीड़ नहीं है और गांव में सभी एक दूसरे से परिचित हैं, जो कि शहरों में ऐसा नहीं होता। अब जब आप विदेश जाते हैं तो वहाँ लोग और तरह के हैं, शक्लें और तरह की हैं, व्यवहार और तरह का है, भाषा तो है ही और तरह की, लेकिन आपको आदी होना पड़ता है। आदी हो जाते हैं। जो नाम है उनके अर्थ पता नहीं किस समय हो लगता है जब मूल निवासी थे यहाँ, उनकी जो भी भाषा रही हो, शायद तब उनके कोई अर्थ रहे हों। आज हम नहीं जानते कि जगह का नाम क्यों है। हम अगर जब बोली में शब्दों से बात करो, पहले शब्द कहाँ से हैं ज़्यादा। मूल शब्द हमारे पास तत्सम और तद्भव है, ठीक है। तद्भव कहिए ज़्यादा, ठीक है। तत्सम भी है यथावत, पर कुछ स्थानिकता के कारण, जैसे जहाँ हम बैठे हैं इस घर में, इसके सबसे ऊपर से टाढ़ा बोलते हैं, बीच वाला बाउड़, उसके नीचे फड़, फड़ से नीचे खोड़। ये चारों जो नाम हैं ये बिल्कुल स्थानीय हैं, देशज हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। बाकी फिर तो भाई उर्दू और अरबी से शब्द आए हैं। धीरे धीरे अब कुछ अनुवाद क्यों कहो, जैसे शौचालय, कोई शब्द पहले हमारे पास था ही नहीं। अब आप देख लीजिए जगह जगह शब्द मिले शौचालय, क्योंकि अब दैनिक जीवन का हिस्सा हो गया, तो अब हमारे पास शब्द ही शौचालय चल पड़ा। तो इस तरह शब्द आते हैं, जब बोलियाँ ग्रहण करती हैं शब्दों को, थोड़ा उच्चारण, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो स्वीकार है। पहली विदेश यात्रा तो अगर रही तो वो सोवियत संघ ही था। मॉस्को पहला विदेशी शहर और महानगर, इतना बड़ा शहर, जो ठीक है दिल्ली भी बड़ा शहर है, लेकिन एक दूसरे ढंग का शहर, एक दूसरे ढंग की व्यवस्था। झुग्गियाँ आपको मॉस्को में कहीं नहीं मिलेंगी, छोटी छोटी दुकानें नहीं मिलेंगी। तो एक तरह दूसरा अनुभव था। फिर शिक्षा संस्थाएं, मॉस्को विश्वविद्यालय देखो तो हम चकित रह गए। इतना बड़ा क्षेत्र और हॉस्टल इतने बड़े बड़े, और एक ही बिल्डिंग के अंदर 4 मेस, जहाँ लगभग हजार लड़के भोजन करते हैं। ये इस तरह का अनुभव नया था। ये उसके बाद यातायात की व्यवस्था, मेट्रो हमने कभी नहीं देखा था, वो मॉस्को में हमने मेट्रो देखा। ट्राम कभी नहीं देखी थी, ट्रामें देखने को मिली। फिर दुकानें तो बड़े बड़े स्टोर्स पहली बार देखे, इस तरह की चीज़ें पहली बार देखी। फिर भोजन, जाहिर सबसे ज़्यादा हमें परेशान होते रहते, क्योंकि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, ज़्यादा मांसाहारी हूँ, हमें परेशानी नहीं रही। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है भोजन की, वो नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे आप आदी हो जाते हैं। आदी हो गए, खासकर हम मसालेदार चीज़ें खाने वाले विदेशों में हम लोगों को टेस्टलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बिना मसालों का भोजन भी ठीक लगने लग जाता है। धीरे धीरे तो रूस जैसे अपना ही लगने लग गया। इतने सालों से रहे, जब रूस से बाहर जाते थे तब रूस में हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, स्कॉलरशिप मिलता था। 150 रूबल, उन दोनों 150 रूबल बहुत होता था। 60 रूबल में हमारा गुजारा हो जाता था, 70 मान लो, और बाकी बच जाता था, 60-70 रूबल बच जाता था। इस रूबल से हम टिकट खरीदते थे बाहर देशों के लिए, जैसे मॉस्को, लंदन। रास्ते में जितने भी देश आए वो टिकट में शामिल हैं। सिर्फ वीज़ा लेना पड़ता था। पहला देश पोलैंड है, वीज़ा लो। जर्मनी है, वीज़ा लो। उसके बाद जितने भी देश, हॉलैंड है, वीज़ा लो। पर इंग्लैंड वीज़ा लो। पर चूँकि हम भारतीय हैं, हमको आसानी से वीज़ा मिल जाते हैं। कई देशों के लोगों को वीज़ा नहीं मिलते, हमें समस्या नहीं रही। उसी तरह से अगर फिनलैंड की तरफ जाते हैं आप, तो समस्या नहीं, वीज़ा मिल जाते हैं। सारी कठिनाई वीज़ा की रहती है। एक दो चीज़ें, एक तो रूस से बाहर जाने के लिए वीज़ा, और जहाँ जाना है आपको उस देश का वीज़ा,
तो समस्या नहीं रहती थी। पैसे तो ज़ाहिर है ज़्यादा पैसा तो है नहीं, हाँ, ऐश नहीं करने के। तो इससे पहले जब हम बगल में फिनलैंड, मॉस्को से 10-12 घंटे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ हम जाते थे, वहाँ काम करते थे। तो 2 महीने की छुट्टियाँ हुई, 2 महीने काम करते थे। और काम हमारे लिए क्या हो सकता था, भाषा जहाँ की नहीं आती हो वहाँ क्या काम कर सकते हैं आप? वो है होटल में, मेस में, किचन में काम करने का, ठीक है, बर्तन धोने का, ठीक है। मशीनें लगी हैं उस रूप में नहीं जिस तरह हम बर्तन धोना यहाँ देखते हैं। लेकिन दूसरा एक हम लोगों की बचत हो जाती थी भोजन की। आप किचन में हैं, किचन के जो शेफ़ हमारा बड़ा ध्यान रखते थे। यह छात्र है, विदेश से आया है, थोड़े हम दुबले पतले भी थे, तो जो श्रेष्ठ जो भोजन हो सकता था, जो हम उस होटल में बाहर खा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम दिनों, वो हमें अंदर किचन में प्राप्त हो जाता था। अब 3 किलो वज़न बढ़ा कर देखिए, सोच सकते हैं 2 महीने में। तो ये व्यवस्था थी। और फिर आप हिंदुस्तानी सोच नहीं सकते थे, $7 1 घंटे का मिलता था, ठीक है। 8 घंटे काम करो तो कितने हुए जी? 56, ठीक है। $56 आज के हिसाब से मल्टीप्लाई करो 8 से या 80 से, कितने बने? आपका एक दिन का इतना बनता था, ठीक है। आप 2 महीने काम कर रहे हैं, इतना पैसा हो जाता था। एक बार गए तो पूरे यूरोप तक की यात्रा। ज़ाहिर है कोई ठाठ से तो रहते नहीं थे, रात हुई तो रेलवे स्टेशन में पड़े रहते थे। या यूथ हॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन है एक, उन हॉस्टल्स में बहुत सस्ते में भोजन भी मिलता है, रहने को भी सस्ते में। तो इस तरह चलता था। और सबसे बड़ी आनंददायक यही चीज़ें रहती थी, आम लोगों से मिलना। और वहाँ मित्रताएँ, आप क्या कहें, वहाँ मित्रताएँ बड़ी आसानी से हो जाती हैं, चाहे गर्ल फ्रेंड्स ही हों, ठीक है। को घर भी ले जाती थी, माँ बाप से परिचय करवाती थी, तो वहाँ रह लिया। तो इस तरह से। और सबसे अविस्मरणीय जो ये यात्रा वो थी इंग्लैंड की, लंदन में। देखिए हमारे अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक, समाज विज्ञान के अध्यापक सरदार दयाल सिंह, उन्हें मैंने मॉस्को से चिट्ठी लिख रखी थी कि मैं आ रहा हूँ लंदन। पहुँचे उनके घर, बंजार में अध्यापक सरदार जी जिनको हम पहाड़िए, वो पहाड़िए तो यहाँ पहुँचा, पहुँच गए, लंदन पहुँचे, उनके घर गए। क्या कहा आगे की योजना? कहा आगे की जाना तो फ्रांस भी था, अब पैसे लग रहा समाप्त हो रहे हैं। जेब से 50 पाउंड पकड़ाए, फ्रांस भी देख लिया, ठीक है। शहर बड़े बड़े शहर, ये बहुत महंगे शहर है। ज़ाहिर है मैं ज़्यादा ब्रेड लिया, मक्खन लिए, टमाटर लिए, खाए और आगे बढ़े। तो इस तरह से ये यात्रा रही, यूरोप की यात्रा। उसके बाद फिर जब हम अध्यापक लगे तब तो थोड़ा जेब में पैसा भी होने लग गया, तो यात्राएं सरल हो गई, सहज हो गई। उन दिनों पाब्लो नेरूदा ने हमें बहुत प्रभावित किया था। तो इच्छा थी कि पाब्लो नेरूदा को एक लंबी कविता है माचू पिच्चू के शिखर पर, तो वो इच्छा थी कि चिली जाना है। मॉस्को यूनिवर्सिटी में मेरे बगल में पड़ोसी था, चिली का ही छात्र था, तो वो बार बार कहता रहा चिली चलो। और चिली जाने के लिए पैसा तो बहुत दूर है चिली, तो जा नहीं पाए। तो वो बस एक देश छूट गया, बाकी देश जाने की इच्छा भी नहीं थी। जैसे अमेरिका जाने की सच्ची बात इच्छा कभी नहीं रही। चलो वहाँ मेरा बेटा पढ़ के आ गया, 6 साल वहाँ पढ़ा। यहाँ क्यूबा जाने की इच्छा थी, क्यूबा हम हो आए। 78 में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ जाने का मौका मिला। पहली बार महासागर अटलांटिक पार किया, समुद्री यात्रा हुई। ये सौभाग्य था, लिखा था कहीं, अगर आप भाग्य पे विश्वास करते हैं, यात्रा की क्यूबा। बाकी बीजिंग जाना हुआ, टोक्यो जाना हुआ, वो फिर सरकारी यात्राएं थी। ऐसा कि जैसे सबसे नज़दीकी देश तो फिनलैंड था। फिनलैंड के बारे हम पढ़ चुके थे। फिनलैंड एक बहुत, मेरा ख्याल है दुनिया का बहुत ही शांति प्रिय देश रहा है आज भी। और नागरिक भी, कोई किसी से पूछेगा तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, ये प्रश्न है ही नहीं। और फिर मित्रता ऐसे कि जहाँ मेस में जहाँ काम करते थे, वहाँ का सिक्योरिटी चीफ एक्स आर्मी ऑफिसर था, अपने घर ले गया, कहा ये मेरी बेटी है, देखो मित्रता करो इससे। ऐसा हो सकता है कहीं? तो ये इस तरह से पढ़ के जाते थे हम उस देश के बारे में, खासकर जियोग्राफी और भोजन वगैरह के बारे में। ज़ाहिर एक चीज़ तो जाननी होती थी कि सस्ते में कहाँ रहा जा सकता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता था।
तो ये थोड़ा पढ़ के जाते थे, कुछ हेलो नमस्ते इस तरह के शब्द। मैंने तो रूसी से केवल कविता चुनी है, कहानी का नहीं चुना, क्योंकि ये ऐसा है कि सोचना पड़ता है पहले। कविता की अपनी भाषा है, कविता का अपना वाक्य विन्यास है, कविता की अपनी लय रहती है। अगर आप तरह तरह का अनुवाद करने लग जाएं तो उसमें बाधा आ जाती है। तो मैंने जब से शुरू अनुवाद किया 1980 से, तो मैंने सिर्फ कविताओं का ही अनुवाद किया। एक बीच में रहा वो थी पुस्तक बच्चन एक व्याख्या, हमारे एक रूसी मित्र है सिंकेविच, उनकी ये पुस्तक थी। बस गद्य मैंने यही एक ही पुस्तक का किया, बाकी सारी कविताओं के अनुवाद। ज़्यादातर तो अनुवाद मेरे रूसी से हिंदी में है। कुछ साल पहले मॉस्को में एक दिल्ली उत्सव होना था, तो प्रयास किया गया कि एक ऐसी संकलन तैयार किया जाए जिसमें दिल्ली का जिक्र हो, दिल्ली मुख्य विषय वस्तु हो, या दिल्ली में रह रहे कवियों की रचनाएं हो। वो एक तैयार किया था हमने, जिसको रूसी में छपा, वो पर रूस में बंटा। वो एक है, बाकी मैंने ज़्यादातर रूसी से हिंदी में किया। ना आलोचना तो होती रहेंगी और होती रहनी चाहिए, क्योंकि परफेक्शन कहीं नहीं है। कोई बोले कि मेरा अनुवाद एकदम फाइनल है, परफेक्ट है, ये नहीं हो सकता। मूल रचनाकार तो बोल सकता है, क्योंकि कोई रचना रचनाकार की जो है वो फाइनल वर्जन है, लेकिन अनुवाद फाइनल नहीं है। उसका मेरे बाद कोई दूसरे अनुवाद आ जाएंगे, एक ही रचना का दूसरे अनुवाद हो गए। गीतांजलि के कितने सारे अनुवाद हैं, या मान लो रूसी महान लेखक हुए पुष्किन, कितने सारे अनुवाद हैं, हिंदी में कितने सारे हैं। तो अनुवाद फाइनल नहीं है, ये होते रहेंगे और इसमें कभी संतुष्ट नहीं रहते। कभी लगता है कि ये शब्द मुझे इसकी जगह ये रखना चाहिए था, तो ये असंतोष बना रहता है। ऐसा लेखन में एक तो लिखे जा सकते थे जो हमने नहीं लिखे, यात्रा संस्मरण वो नहीं लिखे। एक कृष्ण कुमार, राहुल संक्रांतियाँ इनके बाद बड़े घुमक्कड़ हुए हैं, उन्होंने हिमाचल पर बहुत लिखा है। जहाँ भी जाते थे किन्नौर के बारे में, किन्नर धर्म, स्पीति में बारिश, इस तरह वो मैं नहीं लिख पाया, ये हमसे नहीं हो सका। जो हमारे महेश दर्पण हैं वो रूस गए थे, इतना सुंदर यात्रा संस्मरण नहीं हो पाया। विश्वनाथ तिवारी हैं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, कवि हैं, उनकी रूस यात्रा वो संस्मरण नहीं लिख पाया, क्योंकि एक संस्मरण वालों के लिए एक लगता है दृष्टि कुछ और होनी चाहिए। हम कुछ चलते चलते यहाँ चलते चलते नहीं, यहाँ कहीं गंभीर रूप से किसी म्यूजियम में गए, आप मान लो वहाँ आप 2 दिन बिताए, हम 2 दिन बिताने वालों में रहे ही नहीं। या कोई बड़े आदमी से मिलो, वो इच्छा ही कभी नहीं रही। लोग जाते रूस जाते हैं, बड़े कवि से मिलते हैं, हम भी मिलते रहे, लेकिन वो एक यात्री के रूप में नहीं। एक मैं उनकी कविताओं को अनुवाद कर रहा हूँ तो इसलिए मिलना हुआ, या उन्होंने कहा कि हमसे मिलो भाई, आप हमारा अनुवाद कर रहे हैं, तो इस तरह से यात्रा संस्मरण मुझसे नहीं हो पाए, ये कमी रही। तो सन 13 में रिटायर हुआ मैं। थोड़ा मैंने पिछली बार तुमसे कहा कि अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ अच्छा ही अच्छा मिला। रिटायर हुआ, मैं साहित्य अकादमी का सदस्य बन गया, केंद्रीय साहित्य अकादमी का 5 साल के लिए। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक देश के विभिन्न हिस्सों में जाने का मौका मिला। इतने लेखकों से पूरी जीवन भर में नहीं मिल पाया। इन 5 वर्षों में मुझे देश के लगभग हर भाषा के साहित्यकार से मुलाकात हुई। हिंदी के बड़े कवि मान लो लीलाधर जोगोड़ी, वो भी सदस्य थे। देवी सिंह पोखरिया उत्तराखंड के मित्र, अरुण कमल बड़े कवि, ये सदस्य थे। तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा, 13 से 18 तक लगा नहीं कि मैं दिल्ली से दूर गया हूँ, बल्कि जिन शहरों की यात्रा मैं कर नहीं पाया था, मुझे उनकी यात्रा करने का मौका मिला। रिटायरमेंट के सबसे गुवाहाटी 2 बार, इम्फाल, महाराष्ट्र के शहर मौका मिला, हैदराबाद, ये मौके मिले। तो लेखकों से बार बार मिलना, और क्योंकि अकादमी फिर रूस का एक साहित्यकारों का एक प्रतिनिधि मंडल रूस गया था, उसमें हम शामिल थे, ज़ाहिर है दूसरे लेखक भी। रूस गए तो
पहले तो हम एक अध्यापक के रूप में जाते थे, यहाँ आप एक साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में जा रहे हैं, तो दूसरे ही लोगों से मिलना हो रहा है। वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से गए थे, दूसरी तरह की ट्रीटमेंट आपको मिल रही है, तो एक सौभाग्य रहा इस तरह सा। लेकिन जब यहाँ बन जा रहा है तो मेरा काम ज़ाहिर है अनुवाद आपको व्यस्त रखता है। आप सिर्फ ये नहीं कि आप कविता अनुवाद कर रहे हैं, आपको पीछे कोई शब्द कचोड़ता रहता है। इस शब्द का ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे करते हैं। वाक्य रचना जैसे अपनी बोली का है, लोग कहते हैं यार तेरी कविताओं का जो सिंटेक्स है ये क्या है। मैंने कहा इसमें हो सकता है मेरी अपनी बोली की वाक्य रचना का प्रभाव हो। और कविता में जाहिर है आप तो जानते हो कि साधारण जो वाक्य होते हैं उस तरह के वाक्य नहीं रहते, एक पर एक संगीत जिसको कहते हैं। तो हो सकता है कि एक हमारी बोली का जो मुझे एक संगीत तत्व जो मिला वो हमारे अनुवादों में भी प्रकट होता होगा। एक दूसरे एक रुचि और रही है, वो है मुहावरे अपनी बोली के, जो गानों के शब्दों पर जाने का क्यों ये अर्थ क्या। बड़ी अजीब बात है। देखो मैं इस तरह के इकट्ठे दो मैं सुनाता हूँ। एक क्या कहो उड़ता हुआ कीड़ा जैसा है, ठीक, हरे रंग का, लंबा, इतना लंबा होता। नाम क्या है, भाटारी ग्वाली, ब्राह्मणों की ग्वालिन। उसका लेना ना भाटारी ग्वाली, कुछ होगा इसके पीछे का, लेकिन शब्द बड़ा प्रिय लगा, नाम मुझे बड़ा भाटारी ग्वाली हो। एक फल होता है इतना छोटा सा, खाते ही नहीं है उसे, बड़ी सी झाड़ी या पौधा बोलो बड़ा सा, उसमें बरियाले रे गंभरू बोलते हैं गलगल को। किसके गलगल हैं, बिल्ली के। ये क्या नाम हुआ है। तो ये इस तरह के बड़ा रुचिकर लगता है कि आखिर नाम इस तरह के रखे क्यों गए। हाँ, तो इस तरह के सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। उस आदमी को मैं रोकता हूँ, यार थोड़ी देर रुक जा, ये तुमने प्रयोग किया है, ये बाकी यहाँ से बताओ क्या है, क्या है, वो बताते हैं अपनी तरफ से। तो ये एक शब्दों पर तो हम जाते ही जाते हैं। मैं बता रहा था, लोगों से जिक्र भी करता हूँ कि हमारी बोली में भाई ये शब्द आया कहाँ से। बगल में मान लो कुल्लू है, कुल्लू भी में नहीं, इस राज्य में आया कहाँ से ये, या संस्कृत के शब्द बदलते बदलते यहाँ कहाँ पहुँच गया है ना। अब हम कहते हैं, सोचते रहते हैं अरगला, आगड़, अरे ये तो घनघोर संस्कृत का भैया। अब आगड़ शब्द लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुंडी। अरे हमारे पास अपना शब्द है भाई, जो वैसे ही बता रहा था मैं आपको, जैसे द्वार शब्द है, मान भीति शब्द, हम दीवार बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे, ये जो है अपनी बोली का जो शब्द है वो बाल नहीं है भाई, जटा, फिर आपका संस्कृत शब्द है जटाधारी, जटा है ना, अपनी बोली का, लेकिन अपनी बोली के नहीं भाई, संस्कृत से है। लेकिन ऐसा हो गया कि जैसे अपनी बोली का शब्द है, सिर बोल रहे हैं सभी, मूंड, बेटे लगी मूंड आबाद दी, केश विन्यास करिए, ठीक है। तो थोड़ा इन पे रुचि, बाकी चीज़ों में ज़्यादा रुचि है नहीं। खेती मेरी देख ली, दूसरे लोगों ने संभाल रखी है, उन पर निर्भर हूँ। इच्छा रहती है, जैसे सेब का बगीचा आपने आज देख लिया, मैं इसको बदलने वाला हूँ, मैं नाशपाती पे आने वाला हूँ। एक जो नाशपाती की जो आमतौर देख रहे हैं ना, वह बार्टलेट, मैं कोई नई किस्म की जुटा रहा हूँ, क्योंकि ये हाइट कुछ वर्षों बाद सेब की नहीं रहेगी, या उन वेराइटीज़ की नहीं रहेगी जो हमने आजकल लगा रखी है। तो नाशपाती की मैं जुटा रहा हूँ। शायद अपने जीवन में संभव नहीं होगा, देर से फल आता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 400 के आसपास पौधे हो गए, नाशपाती कल में लगी है, अब कल में मैं जुटा रहा हूँ इधर उधर से। तो ये मेरा काम है, फिलहाल समय इसमें निकल जाता है, बाकी इस पर गप ठप आप क्या करोगे। मेरा संबंध तो गांव से बना रहा है। छुट्टियां 2 महीने की गर्मियों की, 1 महीने सर्दियों की, मैं यहीं बिताया करता था। इसलिए मेरे लिए यहाँ रिटायरमेंट के बाद आना कठिन नहीं रहा, कोई बड़ी तब्दीली जीवन में नहीं आई। ये है कि मित्र लोग छूट गए, रिटायर, सबसे बड़ा दुख ही है कि हम अलग हो गए, मिलना नहीं हो रहा, जिनसे हम हर रोज़ मिलते थे, मिलना नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा ये अभाव मित्रों का। फिर
दूसरा है, कई बार सपने आते हैं को लगता है JNU में मैं कहीं घूम रहा हूँ। आप JNU कैंपस नहीं देखे होंगे, बड़ा कैंपस है, हरियाली है, शहरों में ऐसी जगह नहीं हुआ करती। पेड़ हैं, हिरण दिख रहे हैं आपको, आ रहे हैं चलने, नील गाय दिख रही हैं आपको, मोर। अब मोर तो इधर हमारे इलाके में सोच सकते हैं आप, ये मोर नहीं है हमारे इलाके में, ख़त्म कर दिए गए। और सुबह उठते हैं छत पे अपने मोर आके बैठे हैं जी। तो ये चीज़ें यहाँ महसूस होती हैं। ठीक है, फिर थोड़ा गाना वाना हम लोगों का वो नहीं हो पा रहा। हम लोग जब मिलते हैं तो गाने चलेंगे, थोड़ा रस रंजन भी चलता है। पर मित्र मंडली में एक रूसी बोलने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा जो कमी महसूस हो रही है, रूसी बोलने वाला अगल बगल में कोई नहीं। जबकि दिल्ली में छात्र हैं, अध्यापक हैं, या रूसी जो जितने भी एम्बेसीज हैं, बल्गारियन एम्बेसी हुई, पोलिश हुई, बेलारूसी हुई, या नियमित हम रूप से मुझे आमंत्रित करते रहे। अब यहाँ है, चलो वो भी कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपनी उम्र के सबसे बड़ा कष्ट अपनी उम्र के लोग कम हैं जिनसे आप बातचीत कर सकें। और साहित्य मंडली तो और भी नहीं है। हाँ, गांव के लोकगीत वाले जो उनसे बैठे हो जाते हैं।